सैलरी अच्छी थी, आईटी में स्टेबिलिटी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट वो मज़ा नहीं आ रहा था कि लाइफ का एक बड़ा पर्पस क्या है। तो मैंने अपने पर्सनल फाइनेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए रिसर्च करना शुरू किया। तो ये जो इन्वेस्टिंग की जो हैबिट है, ये मेरे पैशन में कन्वर्ट होने लगी। मुझे लगा कि इस स्पेस में एथिकल और ऑनेस्ट एडवाइस की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनुपात निवेश, जहां हम बात करते हैं रियल मनी, रियल जर्नीज और रियल डिसीजंस की। आज मेरे साथ है आकाश गर्ग जी, जिन्होंने एक हाई पेइंग टेक करियर को छोड़ करके फुल टाइम वेल्थ आर्किटेक्ट बनना चूज किया। आकाश भाई, कैसा लग रहा है अपने फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, जो बहुत सालों से आप वेट कर रहे थे इस चीज़ को करने का? आज पूरा एक 10-15 साल की जो जर्नी में अभी तक की जो जर्नी रही है उसके बारे में आज बैठ करके कैसा फीलिंग आ रही थैंक यू अभिनव जी। सच बताऊं तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा और थैंक यू आपको कि आपने मुझे पॉडकास्ट करने का मौका दिया। मेरी 15 साल की टेक की जॉब और 10 साल का मेरा वेल्थ आर्किटेक्ट का जर्नी, ये दोनों को शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मज़ा आएगा आपके साथ बात करते हुए। अप्स एंड डाउन्स को बताने में भी मज़ा आएगा। तो आकाश भाई, कैसे किया से पहले शुरू करते हैं। किससे इंस्पायर होकर के किया? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे आप पर्सनली खुद इन्वेस्टमेंट फिलोसफी से आप अलाइन होते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं आपकी जर्नी? विनम जी, इंस्टेंटली मेरे दिमाग में दो नाम आते हैं। मिस्टर शंकरन नरेन फ्रॉम आईसीसी म्यूचुअल फंड एंड राजीव सर फ्रॉम प्राग पारिक म्यूचुअल फंड। शंकरन नरेन की कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, वो कहते हैं कि बाय तब करो जब दुनिया डरी हुई होती है। तो इस चीज़ ने मेरा मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखने का जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल बदल दिया और अब मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है। और राजीव सर, उनका अपने इन्वेस्टर्स के लिए इनक्रेडिबल ऑनेस्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नज़रिया, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। और उनकी इस ऑनेस्टी वाली चीज़ को हम अनुपात निवेश में बहुत सुदृढ़ तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आकाश भाई, ये तो रही बात इंस्पिरेशन की। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि एक टेक प्रोफेशनल के लिए ये पूरा करियर शिफ्ट, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? वुड यू लाइक टू टेल द वर्ल्ड, एक टेक टेक बंदा की जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची कि जो आप एक वेल्थ आर्किटेक्ट आज की डेट में हैं? अभिनव जी, मैं जॉब में भी जब था, तब भी मेरा झुकाव एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था और मैं हमेशा से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहता था। सैलरी अच्छी थी, आईटी में स्टेबिलिटी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट वो मज़ा नहीं आ रहा था कि लाइफ का एक बड़ा पर्पस क्या है। तो मैंने अपने पर्सनल फाइनेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए रिसर्च करना शुरू किया। तो मैं 5-6 घंटे इवनिंग में ऑफिस के आवर्स के बाद पढ़ता था। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, फंड्स की रिसर्च करना, मैक्रो के बारे में पढ़ना और लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने लगा। तो धीरे-धीरे मेरी ये जो इन्वेस्टिंग की जो हैबिट है और ये मेरे पैशन में कन्वर्ट होने लगी। और उस टाइम पे मैं ये भी देख रहा था कि मैं खुद भी एक मिस सेलिंग का शिकार हुआ था, कभी 2012 में। तो मुझे लगा कि इस स्पेस में एथिकल और ऑनेस्ट एडवाइस की ज़रूरत है और इस मिस सेलिंग से राइट सेलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है। आपका बैकग्राउंड आईटी का है, जहाँ पे डेटा ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप मतलब दिन रात रहते होंगे। जैसे मैं पिछली बार आपसे बात हो रही थी, आप बताए कि अभिनव, मेरा डेटा में बहुत रुचि है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है मेरा इन्वेस्टिंग और ये सारी चीज़ों की जर्नी में घुसने का। सो वो आपको कैसे मदद किया, एज अ डेटा एनालिस्ट? हाउ डिड दिस हेल्प यू ट्रैवल्स इनटू द नंबर्स अराउंड द फाइनेंस? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डिड इट हेल्प यू और वाज इट अ बर्डन फॉर यू टू ट्रैवल्स इनटू दिस जर्नी ऑफ बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर? इस चीज़ ने, मेरी स्किल ने बहुत डेफ़िनेटली मुझे हेल्प किया है। मैं अपने स्कूल टाइम में मैथ में अच्छा था, मुझे मैथ्स पसंद थी और लकीली मेरी फर्स्ट जॉब में मुझे डेटा एनालिस्ट का ही रोल मिल गया। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद डेटा। आई यूज्ड टू क्रिएट बिजनेस डैशबोर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से मुझे डेटा को समझने में, उसको ड्रिल डाउन करने में मज़ा आने लगा। तो फाइनेंस लाइन तो है ही डेटा से रिलेटेड। आपने जितना डेटा को समझा और जितना डेटा को पकड़ा, उतना आपका एज है। इसलिए
जर्नी शुरू हो गई इसमें और इसमें ट्रैवर्स कर गए इज़िली आप। आपके लिए ईज़िली ईज़ी केक वॉक रहा होगा इन कंपैरिज़न टू द अदर्स। मैथ्स का प्यार थोड़ा-सा कह सकता हूँ? हाँ, देखिए मैथ्स का प्यार और डेटा क्रंचिंग ने हेल्प किया, बट फाइनेंस का कभी कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना फैमिली से और ना ही इंडस्ट्री से। तो वो एक ज़रूर उसने मुझे टाइम लिया, बट मेरा जो पैशन था उसने मुझको उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने में मुझे बहुत हेल्प किया। तो आज अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, जनरली क्या होता है कि लोग लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस जनरली ऐप पे देख के उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब मैं रिसर्च करता हूँ, तो मैं लगभग 20 से 30 डिफरेंट पैरामीटर्स को रिसर्च करता हूँ, अपनी फंड्स की रिकमेंडेशन और पोर्टफोलियो को बनाने में। मतलब इसके पीछे काफ़ी डेटा एनालिसिस आप खुद पर्सनली इंटरेस्ट। जी हाँ, जी। पंकज भाई, आप क्लाइंट इम्पैक्ट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कई बार कन्वर्सेशन मेरी आपकी हुई है। आपका इससे क्या तात्पर्य है? लाइक व्हाट व्हाट डू यू वांट टू कन्वे दिस टू द ऑडियंस? क्लाइंट इम्पैक्ट की जो आप बात करते हैं। देखिए अभिनव जी, दुनिया में जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, उनको आप अगर रिसर्च करके देखेंगे, तो उनका फर्स्ट मोटिवेशन जो है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रहा है। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी करने का कोशिश किया। तो इसको मैं थोड़ा-सा स्किन इन द गेम से भी जोड़ता हूँ कि सबसे पहले जो हम क्लाइंट के पोर्टफोलियो में फंड्स को सिलेक्ट करके रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उसमें मैं और मेरी फैमिली और अनुपात निवेश के जो स्टेक होल्डर्स हैं, खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रिस्क है, हम उसको क्लाइंट के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके रखते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच है। तो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच एक टैगलाइन नहीं है, ये हमारे बिज़नेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आकाश भाई काफ़ी बोल्ड है, लाइक सेइंग दैट यू आर क्लाइंट सेंट्रिक, जहाँ पे कमीशन ड्रिवन एक इंडस्ट्री है, लाइक दिस इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ ऑल वेरी कमीशन ड्रिवन, जहाँ पे कोई किसी के रेफरेंस तो 2 पैसे मिलते हैं, वो दूसरे म्यूचुअल फंड को रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पे आई एम इम्प्रेस्ड कि आप एक क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। तो हाउ डज़ दिस बेनिफिट यू लाइक एज़ अ इंडिविजुअल? लाइक आप ये फिलॉसफी जो कि क्लाइंट सेंट्रिक है, जो जनरली अगेंस्ट द टाइड है, हाउ डज़ इट हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ योर्स एज़ अ वेल्थ एडवाइज़र? अभिनव जी, जो फाइनेंस की जो लाइन है, जहाँ पे पैसा का मामला इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर आता है। तो आप ओवर द ईयर आपकी जो कंपाउंडिंग है, वो ट्रस्ट ने करनी है। तो ट्रस्ट बनेगा तो वही क्लाइंट आपके साथ 10, 15, 20 साल तक टिका रहेगा। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे साथ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी एसआईपी से स्टार्ट किया। 8 साल में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो करोड़ से ऊपर का क्रिएट कर लिया है। वाओ! और ये कोई सेल्स पुश की वजह से नहीं हुआ है, ये ट्रस्ट फैक्टर की वजह से हुआ है। ट्रस्ट फैक्टर का जो हमारे को बेनिफिट हुआ है, वो है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरल से। आज हमारे पास कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट भी नहीं है हम कि स्पेंड कर सकें। बट रेफरल से ही हमारा 90% क्लाइंटेल जो है, वो आज हमारा रेफरल सिस्टम से है। और फर्स्ट लेयर रेफरल नहीं, सेकंड और थर्ड लेयर रेफरल भी हमारे पास आने लगी। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही यार। इवन आई एक्सपीरियंस द सेम कि आप इनिशियली लाइक बहुत बड़ा एग्जांपल भी दिया आपने कि इन्वेस्टिंग की तरह भी है कि इफ यू इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप एंड इट विल शो द कंपाउंडिंग रिजल्ट। वही आपकी फिलॉसफी भी है जो कि आप वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। इट्स नॉट कि नंबर्स में भी अप्लाई करते हैं, रिलेशंस में भी आप कंपाउंडिंग तरीके से जी, इसको अप्लाई। बिल्कुल। मेरा अपनी टीम के साथ भी फर्स्ट डे फर्स्ट कम्युनिकेशन ये रहता है कि हमारे लिए एथिक्स और इंटीग्रिटी सबसे बड़ा एसेट है और उस पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं। आकाश भाई, इन्वेस्टमेंट में हैबिट फॉर्मेशन इज द टफेस्ट थिंग। आपका लाइक इस पे क्या टेक है ऑडियंस के लिए? लाइक हाउ डू यू what has inspired you till date which can solve this problem for people? Like how did you solve this? I have a story behind that, but I would love to hear your story. How did you solve this problem of habit formation and discipline? जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि गोल्स से ज़्यादा, गोल्स लाइफ में ज़रूरी हैं, बट गोल से ज़्यादा उनको पूरा करने का एक प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ गोल देखने से नहीं होता है, जब हम उसका एक प्रोसेस बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली पूरा होता है। और इन्वेस्टिंग में आपको सक्सेसफुल होने के लिए लकी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक सिस्टम को और एक प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं, तो आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल हो जाएँगे।
तो अनुपात निवेश में वी आर ऑब्सेस विद प्रोसेस। ओके, सो प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट। यस। तो चलो आप थोड़ा टच कर लेते हैं एसआईपीस को भी। एसआईपी के प्रति आपका नज़रिया क्या है? लाइक एसआईपी एक रिटर्न व्हीकल है आपके लिए कि आप पे इस पे क्या टेक है? मतलब मैं आपकी आपका राय जानना चाहता हूँ, बीइंग एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हाउ डू यू सी एसआईपी डिफरेंटली इन योर ओन व्यू? जी बिल्कुल, मैं एसआईपी को रिटर्न्स नहीं, हैबिट फॉर्मेशन के नज़रिए से देखता हूँ। जब आप एसआईपी या किसी भी तरह का रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको एक समय के बाद जब आप करते रहते हैं, तो वो आपकी एक हैबिट में आ जाता है। और जब आप इस चीज़ को 5, 10, 15, 20 साल तक करते हैं, तो कंपाउंडिंग एक अलग ही मैजिक करता है। और इनिशियल 3 इयर्स में आपकी जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, वो फिर बहुत लंबे समय तक चलती है। एसआईपी जो है, वो मॉडर्न फाइनेंस का एक ऑटोमेशन है और वो आपकी इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटेड मोड पे डाल देता है। तो एसआईपी जो है, वो एक कमिटमेंट डिवाइस है रादर देन ए रिटर्न मैकेनिज्म। अच्छा, आकाश भाई, जेन जी जो आज की जनरेशन जिसको बहुत ज़्यादा लाइक पीपल आर लाइक सेइंग इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इनके अंदर हैबिट फॉर्मेशन इज अ चैलेंज। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू सी देम, लाइक व्हाट शुड बी द थिंग्स, व्हाट इज योर टेक ऑन द जेन जी आज के परिवेश में? अब बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, इम्पल्सिव है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ देखते हैं। बट मैं कुछ अलग सोचता हूँ। ये जनरेशन टेक से बहुत कंफर्टेबल है, फास्ट सीखती है और अगर सही फ्रेमवर्क दिया जाए तो इनक्रेडिबल डिसिप्लिन भी दिखाती है। आपको पता है, इस जनरेशन के पास एक ऐसी चीज है अबंडेंस में, जो किसी जनरेशन के पास नहीं है। कौन सी? और वो है समय। हमारी जनरेशन के पास समय कम है, इनके पास बहुत ज़्यादा है। अगर आज जेनजी 20-30 साल के लिए छोटे छोटे अमाउंट से भी अगर स्टार्ट करता है, तो 30 साल के बाद वो मैजिक नहीं, सुपर पावर होगा। बेसिकली एज का एडवांटेज है इन लोगों के पास इन कंपैरिजन टू अदर जनरेशंस, and that if they inculcate the habit, which will be a boom for them to go anywhere, like वो ड्रास्टिक अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं अगर ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आनी शुरू कर देता है आज से 15 साल बाद उनके लाइफ बिल्कुल। काफी मेजर चेंजेस देखने एक चीज़ और बताऊंगा आपको यहाँ जी पे, कि अगर इस जनरेशन को सही से गाइड किया गया या ये सही से गाइडेड रहे, तो मुझे ये लगता है कि ये जनरेशन इंडिया की सबसे रिचेस्ट जनरेशन होगी आने वाले टाइम पे। और वाह। एक पिछले कन्वर्सेशन में मेरा एक जने से बात हो रहा था, एक फ्रेंड से मेरे, जहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को टच किए थे कि क्या ये जनरेशन रिच लुकिंग ही रहेगी केवल, कि एक्चुअली रिच होगी? तो उस पॉइंट पे आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिडली हो सकता था कि इफ दे इनकलकेट द हैबिट अलोंग विद द टेक्नोलॉजी एंड अदर नॉलेज दे हैव अ वे एडवांटेज देन आवर प्रीवियस जनरेशंस, करेक्ट? बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्नोलॉजी इज एट देयर एडवांटेज, हाउ दे यूज इट, इट डिपेंड्स ऑन देम। आकाश भाई, आपसे बात करके मतलब जनता ऑडियंस समझ गई होगी कि आपकी जर्नी, आपकी अप्रोच और आपकी फिलॉसफी क्या रही है। बट अनुपात निवेश को अलग क्या बनाता है इस दौर में जहाँ पे हज़ारों म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर दूसरा बंदा, मतलब मैं खुद ही अपने अपने पर्सनल लाइफ में, फाइनेंस की लाइफ में बोलूँ तो मैं हर चौथे पाँचवें दिन एक दिन म्यूचुअल फंड एडवाइजर से मिल रहा होता हूँ। अनुपात निवेश में व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मैं पहले दिन से इंटरेक्शन करता हूँ, तो सबको बताता हूँ कि वी हैव ए स्किन इन द गेम। जो अभी हम पहले भी कन्वर्सेशन जी। किए हैं, कि जहाँ पे हम खुद, जहाँ पे मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी फैमिली मेंबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही पोर्टफोलियोज, चाहे वो एग्रेसिव इन्वेस्टर का है, चाहे वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का है, चाहे वो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स का है, पूरा नहीं तो कुछ परसेंटेज, 40, 50, 60% जो पोर्टफोलियो है, वो मैच होगा। और इसको मैं एविडेंस के साथ, मैं बहुत यकीन से बोलता हूँ इस चीज़ को, कि जो भी कोई आके दिखना चाहे, मैं उसको ये एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। इस चीज़ ने हमें हेल्प किया है कि हम लगातार मॉनिटरिंग जो है वो करके रखते हैं, क्योंकि अपने पैसे की तो चिंता सभी को रहती है। नहीं, बहुत सही, आपके एनालॉजी से मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं वेन डायग्राम इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो भले आप मॉडरेट कैटेगरी में आते हो चाहे हाई में आते होंगे,
किसी की लो रिस्क प्रोफाइल भी है, फिर भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वेन डायग्राम है मेरा, कुछ परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वुड बी ओवरलैपिंग इवन ऑफ द ईदर ऑफ द थ्री कैटेगरीज, जी, बिल्कुल। चाहे वो आपका क्या नाम है हाई रिस्क टेकर हो चाहे मॉडरेट रिस्क टेकर हो। तो वो वेन डायग्राम इज अ गुड वे टू आई थिंक एक्सप्लेन दैट। करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा है, मेरे को अपनी रिसर्च के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब रिसर्च किया, उस चीज़ को आज लगभग 9 साल हो चुके हैं और मैंने अपनी रिसर्च के रिजल्ट देखे हैं। एग्जाम्पल है, जो आज मीडिया में बहुत डार्लिंग है सबका, उसको मैंने 2017-18 में आइडेंटिफाई किया था और मैं तब से उसमें ही बात करके मुझे गूज़बम्स आ रहा है। समझ। तो रिसर्च के ऊपर मैं बता रहा था आपको कि म्यूचुअल फंड की एक फंड की रिसर्च जो है, वो सिर्फ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसमें सोर्टिनो रेशो, शार्पे रेशो, पोर्टफोलियो टर्नओवर, फंड मैनेजर कौन है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड की कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की बजाय रोलिंग रिटर्न देखना। रोलिंग रिटर्न का मतलब ये है कि किसी इंसान ने लास्ट 5 ईयर में किसी भी पॉइंट इन टाइम पे इन्वेस्ट किया, तो क्या उसको भी वही रिटर्न मिले जो फंड अपनी फैक्ट शीट में दिखा रहा है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट की बजाय रोलिंग रिटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। मोटा-मोटी आप कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व करते हैं अपने इवैल्यूएशन के लिए टू कम अप विद अ सॉल्यूशन और अ रिकमेंडेशन टू योर क्लाइंट्स? अभिनव जी, एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ, 20 से 30 के बीच में आप पैरामीटर कह सकते हैं। और इसके लिए किसी को बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर तो फंड की फैक्ट शीट के अंदर ही होते हैं, लाइक अगर कोई करना चाहे तो। कि मतलब आपकी बात से मैं अब ज़्यादा सहमति रख पा रहा हूँ कि अब मैं खुद भी एज़ ए इन्वेस्टर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर मैं खुद ही बोलूँ तो मैं बहुत बेसिक डिसीजन मेकिंग करके इनके म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल रखा हूँ। बट जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप खुद 20-25 मतलब पैरामीटर्स को आप इवैल्यूएट करते हैं, आई फील लाइक कि दैट्स द नीड फॉर एन एडवाइज़र, बिकॉज़ आप ये एडवाइज़र रखोगे तो आप वो पार्ट बेटर आपको है ना सही कैलकुलेटेड फंड्स के बारे में वो बताएगा रादर देन आपका जो भी कुछ मतलब नहीं या गुड लुकिंग म्यूचुअल फंड जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स या ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं उसी में इन्वेस्टेड हूँ। वन ऑफ देम जो कि पॉपुलर है बट हाँ, उसकी टेक्निकलिटीज़ पूछेंगे तो मैं नहीं। तो मेरे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ में लाइक यू नो एक फाइनेंशियल मित्र होना चाहिए, तो उससे मैं थोड़ा-सा आपकी भी फिलॉसफी से कहीं न कहीं यहाँ पे अलाइन करना चाह रहा हूँ। हाँ, वो करता हूँ सॉरी। वो इसलिए भी है क्योंकि आप अपना रिसर्च का जो टाइम है, वो हमें आउटसोर्स कर रहे हैं। जी, ये वाली बात है। उसके लिए हम तो रिसर्च कर ही रहे हैं, तो 500 और लोगों को अपने लेवल पे अलग से रिसर्च करने की करेक्ट, क्या जरूरत है आज जब। हमने अब जो सेटअप बनाया है एक तरीके से आपके लिए ये आउटसोर्स है इसी में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो मुझे खुद का स्टूडियो बनाने की क्या जरूरत है। जी, जी, वही वाला एनालॉजी की ठीक है, उसमें खुद एनर्जी आती है सेटअप बनाने में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और थर्ड? और तीसरा हमारा फिलोसफी है एथिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। मैं जब एक्सेंचर में था, तो अमेरिकन एमएनसी है वो, तो हमारे पहले 15 दिन के ओरिएंटेशन में हमारे को सॉफ्ट स्किल में एथिकल, बीइंग एथिकल, इंटीग्रल होना ही सिखाया गया। और मैं उस लीगेसी को आज तक कैरी कर रहा हूँ। और यही रीजन है कि हम कभी 15 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट, ये भी ले लो वो भी ले लो, इस तरह की कोई सेल्स पुश नहीं करते हैं। हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमें आपको बेचना है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। यही रीजन है कि लोग हमें, मेरे क्लाइंट जो हैं, वो प्यार करते हैं और मुझे रेफरेंस देते हैं, और रेफरेंस से हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा तो मतलब एक्सेंचर की कोर एथिक्स आपको आज भी हेल्प कर रही हैं कि क्लाइंट सेंट्रिक होना, क्लाइंट के बारे में पहले सोचना, रिटर्न्स तो अपने आप बाय प्रोडक्ट हैं। बहुत अच्छा लगा ये मतलब पूरी मतलब अगर मैं ज़्यादा जिस तरीके से आपने बताया चीज़ों को, वहाँ पे मैं कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहा हूँ कि सेल्फिश नहीं होना है। आप क्लाइंट सेंट्रिक रहेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें एज़ अ रिवार्ड माउथ टू माउथ मार्केटिंग के थ्रू आएगा, जहाँ पे स्किन इन द गेम की आपने बात की, जहाँ पे आप काफ़ी सारा रिसर्च की बात की कि रिसर्च बेस्ड आप एनालिटिक्स करते हैं। इसलिए इस एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो मैं इसको अगर सम अप करूँ तो अनुपात निवेश की ज़रूरत इसलिए लाइफ में है क्योंकि आपको एक ट्रस्ट मिलता है, आपको काफ़ी रिसर्च डेटा मिलता है, कोई नॉर्मल डेटा नहीं है जो नॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं है। और फाइनली स्किन इन द गेम है, तो भाई बंदे का पैसा लगा है तो आपका पैसा भी वो उतना ही प्यार से और उतनी ही सहूलियत से रखेगा, जितना वो अपने पैसे को रखा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बेसिक कन्वर्सेशन को करके। फर्स्ट एपिसोड ऑफ हमारा अनुपात निवेश।
जनता को बहुत सारा प्यार मिले आपके इस कंटेंट के थ्रू। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं, अनुपात निवेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम और ऐसा सिमिलर कंटेंट जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी से जुड़ा हुआ है, हम ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे अनुपात निवेश पे, और आपको और आपके साथियों को और सारी दुनिया को हम इससे जागरूक और उसको हेल्पफुल बनाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू आकाश भाई।